गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ और केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है। हाय आप अनुज लोगों का जी। साथ है। 12 कदमों का ये अद्भुत कार्यक्रम है और फैमिली का सहयोग है। शराब से दूर हूँ आज के दिन और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार। सबसे पहले तो बधाई मेरे भाई को जिन्होंने 60 दिन पूरे किए, और वही क्यों, जो जो भी आज के दिन सोबर हैं वो बधाई के पात्र हैं, और वो भी पात्र हैं जो अभी सोबराइटी को ढूंढ रहे हैं लेकिन इस मीटिंग में आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं अमन भाई का भी, जिनका आज ये पहला दिन है और पहले दिन ही अगर दो मीटिंग हुई हैं तो यही अगर वो कायम रखता मैं भी, तो बीच में जो चढ़ाव और उतार आए मेरे सोबराइटी के जर्नी में वो नहीं आते। इतना तो बिल्कुल पक्का चला है कि मैं अगर इस मीटिंग में आता हूं तो शराब की समस्या से भी दूर रहता हूं और जीवन भी अच्छा हो जाता है। आभारी हूं पिंक सिटी ऑनलाइन मीटिंग का, और सिद्धार्थ भाई का, सुनील भाई का, अनिल भाई का, गुलशन भाई का, जो भी और वॉलंटियर्स हैं और सभी ए और एलेनॉन सदस्य जो आए हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ यार। आज का विषय जो आज का विषय जो दिया गया है कि इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन फैमिली, है ना। शराबीपन का परिवार पर क्या असर होता है, इसका सबसे पहला और बहुत अच्छा उदाहरण तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शराबी थे और 11-12 साल का मैं हुआ होऊंगा तब तक तो उनका ठीक था, मतलब काम भी ठीक चल रहा था, पीते भी थे, पीकर कुछ बेवकूफियां भी होती थी, कुछ सीन होते थे, लेकिन इतना कोई महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मैं 12 या 13 साल का रहूंगा जब से उनका पीना बढ़ गया। पीना बढ़ भी गया, दिन में भी चालू हो गया, और काम पे भी असर होने लगा, और जल्द ही वो 24 घंटे वाले शराबी बन गए थे। और तब तक जो एक सुरक्षितता थी जीवन में कि मेरे पिताजी हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरी माँ है जो उनका बहुत अच्छा साथ दे रही है, और इन दोनों के साथ अगर मैं रहूंगा तो मेरा भी जीवन अच्छा होने वाला है। तो ये सुरक्षा कवच जो एक माँ बाप देते हैं, वो पिताजी की शराबियत के कारण कहीं ना कहीं टूटने लगा। पिताजी की शराबियत के छोटे से गांव में रहता था, चर्चाएं होने लगी। वो कहीं गिर पड़ने लगे, उनको उठा के लाना पड़ता था, सब लोग देखते थे, कुछ हंसते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, कुछ सहानुभूति की नजर से देखते थे, दया खाते थे, तरस खाते थे, मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया मैं, गलत वजहों से, जिसका मेरे दिलो दिमाग पे, मेरी सोच पे बहुत गहरा असर पड़ा। पी रहे थे पिताजी, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मैंने ही कोई गुनाह किया है। और बाकी के बच्चों के घरों में जाता था मैं तो उनके घर में जैसा हंसता खेलता माहौल रहता था, वैसा मेरे घर में नहीं रहा था। तो वहां जाता था तो अजनबियों जैसा लगता था, जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आया हूँ। तो दूसरों से अलगपन, अपनी बातें शेयर न करना, क्योंकि मेरे को लगता था मेरी बातें शेयर करूंगा तो मेरे पे हंसेंगे। मेरे घर में जो भी तकलीफें चल रही थी उनको छुपाने की कोशिश करना, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना, और लोगों में मिक्स होना मैंने जल्दी धीरे धीरे मैंने कम कर दिया। मैं अपने जैसे ही लोग ढूंढने लगा। तो मैं देखता हूँ बचपन में मेरे जो सारे दोस्त थे उसके बाद उनके सारों के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। मेरे जो सबसे दो करीब दोस्त थे उनके पिताजी भी शराबी थे। मतलब ये जो रहता है कि कॉमन प्रॉब्लम वाले, जिनमें अंदर बहुत ही सारे सोच विचार में, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम हो, वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, वैसा मेरी साथ हुआ। तो एक कमी थी जीवन में भी और अंदर भी, कहीं सुरक्षितता नहीं थी, बाहर भी और अंदर भी। और ये सब बहुत एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी लेते हुए मैं, बहुत सारी भावनाओं का मिक्सचर जिनको मैं समझ नहीं पा रहा था, जीवन में क्या करना है पता नहीं चल रहा था। 13-14 की उम्र में दुकान संभालने लगा तो जिम्मेदारियां बचपन से पहले आ गई। चूंकि पिताजी नहीं थे तो कहीं ना कहीं उनकी जगह लेने की कोशिश करना, जिसकी वजह से बचपन में ही एक समझदार होने का बोझ। तो सब लोग बोलते थे कि अरे छोटी उम्र में कितना समझदार और कितना जिम्मेदार लड़का है, और वो सुनना तब भी अच्छा लगता था। लेकिन इस कारण जो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है कि छोटा लड़का, फिर वो बड़ा होता जा रहा है, फिर 10वीं कक्षा देता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर वो मौज मजे करने लगता है, वो उस तरह से हुआ ही नहीं यार, बीच में के साल गायब हो गए और अचानक मैं बड़ा बन गया और छोटा भी रह गया एक ही साथ। तो ये सब चल रहा था, जीवन में कुछ कमी थी, और ऐसे में दो बातें हुई थी कि एक तो भगवान को न मानना कि ये सब जो हो रहा है मेरी लाइफ में, इसमें मेरा क्या गुनाह है यार, मेरी माँ का क्या अपराध है कि ये सजाएं मिल रही है, तो भगवान है नहीं, वरना अच्छे लोगों को तकलीफ नहीं होती। और दूसरी बात, ये कसम खाई थी कि शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा कभी, क्योंकि वो सारा जो तांडव है वो देख रहा था मैं, बर्बादियां सब देख रहा था, उनसे जूझ रहा था, उनसे जूझते जूझते ही बड़ा हो रहा था। तो ये कसम खाई थी कि शराब को हाथ नहीं लगाना है। बड़े भाई ने पीना चालू किया, लेकिन मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों ने पीना चालू किया, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया।
लेकिन बाद में जब मेरे को बोला गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में या उससे पहले भी रिहैब में जब मैं गया था, तब मुझे बोला कि बिल की कहानी पढ़ना, इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। तो वैसे मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिली कि जब मैं अपना गाँव छोड़कर शहर आया और कुछ बड़े लोगों के बीच में आया, जो एक समाज में एक बहुत बड़े पद पे थे, ओहदे पे थे, उनका स्थान था, और उनके साथ रहने लगा और उन्होंने बोला कि यार होनहार लड़का है, बहुत शाबाशियाँ दी मेरे काम के लिए और बोला कि तू बड़ा आदमी बनेगा। तो मेरे को पहली बार लगा कि हाँ यार, अब ज़िंदगी में मैं अपनी जगह पे आया हूँ और मेरे को इन लोगों के साथ बनना है। मैं तो गाँव में उन जो मेरे साथी लोग हैं, उनके लिए पैदा ही नहीं हुआ था। तो वहाँ पे मैं आया और वहाँ पे शराब मैंने देखा उनको पीते हुए, तो वो जो सारी हिदायतें थी, वो जो सारे समाज में लोग बोलते थे कि ये गलत चीज़ है, जो भी मेरे को वार्निंग्स दी थी, मैंने खुद म जो कसम खाई थी, माँ ने जो बोला था उसको कसम खिलाई थी, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो मैं भूल गया और शराब मैंने पी। और जब स मैंने शराब की घूँट पी तो इतने साल का जो दर्द था, जो अकेलापन था, जो अधूरापन था, वो दूर हो गया। साथ ही मैं कोई ज़िम्मेदारियाँ, कोई नियम, एक माँ की ज़िम्मेदारी समझना, एक घर की ज़िम्मेदारी समझना, ये जो कहीं न कहीं पालन करना था कि मैं घर का एक ज़िम्मेदार सदस्य हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम्स जो हैं घर के, इसमें से घर को बाहर निकालना है। तो ये भी मैं भूल गया और तब से मैं देखता हूँ कि जो जैसे मतलब एक घोड़ा जो छूटा एकदम, तो वो छूटा ही जैसे, तब तक बंधनों में बंधा हुआ था और अब वो अनलीश हो गया है, उसके बंधन निकाले गए तो जो दौड़ना चालू किया कि पूछो मत। शराब आई थी, मतलब इतने ऐसा पावरफुल फ़ुएल मेरे को मिल गया था कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता था और मैं सब कुछ कर सकता था। एक लड़की मिली, उससे शादी कर ली। मेरी उम्र नहीं थी शादी करने की, ना ही कोई नौकरी थी, ना ही कोई एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन देख लेंगे ना यार, जो होगा देखा जाएगा। तो शादी करी और शादी के मैं बताता हूँ, मुश्किल से 1 आध डेढ़ महीना हुआ होगा और मैं पुलिस हवालात में था। ये तब के दिनों की बात है जब मैं शराब रेगुलर नहीं पी रहा था। लेकिन पीने के बाद मालूम क्या न हो जाता था मेरे को, हम मुंबई में रहने गए थे और मैंने मारा-मारी कर ली और वहाँ पे से मेरे को सीधे पुलिस थाने ले गए और वहाँ से दूसरे दिन कोर्ट। मतलब शादी को डेढ़ महीना भी हुआ नहीं है और वो ये सोच में कि यार इतना अच्छा, इतना स्वभाव से बहुत नम्र, है ना? बहुत अच्छी तरह से समझदारी से बात करने वाला और एकदम पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है उसकी ज़मानत करने के लिए। तो ये उसके लिए कितना बड़ा शॉक होगा उस लड़की के लिए जो एक बहुत संपन्न, सुरक्षित परिवार से आई हुई थी और भरोसा रख के आई थी, कि इस लड़के के साथ मैं शादी करूँगी, इस पे कर्ज़े हैं, कुछ नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, लेकिन प्यार है और एक विश्वास था उसका कि इसके साथ जीवन अच्छा बीतेगा। तो उस विश्वास को जल्द ही कुछ ही दिनों में जो एक दरार आ गई उसमें, तो वो बढ़ती ही चली गई। क्योंकि हो ये रहा था कि शादी तो हो गई लेकिन बचपना नहीं गया था और मेरे सारे थॉट्स, मेरे सारे विचार, मेरे सारे एक्शंस आज पता चलता है कि कहीं न कहीं शराब की वजह से प्रभावित होने लगे थे। तो काम मेरे को नियमित रूप से करना नहीं था, जैसे 9 की 5 नौकरी होती है, वो मेरे को कभी मंज़ूर ही नहीं थी। मैं अपनी शर्तों पे जीने वाला इंसान था और मेरी शर्तों पे ही जीऊँगा और ये बात मेरे जो साथ में रहने वाले हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगी। तो काम मैं अपनी पसंद के ही लेता था और काम हो जाए तो उसके बाद शाम को मेरे को शराब लगती ही लगती थी। मैं पत्नी को बोलता था कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आऊँगा, लेकिन जब मैं टेबल पे जाके बैठता था, तो मालूम नहीं क्या हो जाता था, मैं भूल जाता था कि पत्नी है, 1-2 साल के बाद मैं बाप भी बन गया था, तो बेटा है घर में और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं था तब तक और आजू-बाजू में सब अजनबी लोग थे, कोई रिश्तेदार या दोस्त हमारे थे नहीं। तो रात को डेढ़ 2, 3 बजे तक उनका इंतज़ार करना कि यार ये क्या हो गया? ट्रेन को टाइम तो खत्म हो गया लेकिन ये आया नहीं है वापस, तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। मतलब घर में डर रहने लगा कि ये घर में टाइम पे आता है या नहीं आता है, तो ठीक से आता है या नहीं, कहीं अपने को उसको ले जाना ले जा लाने के लिए जाना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं। और सुबह जब मैं कहानी बताता था कि क्यों लेट हुआ, तो वो पहले 2-4 बार तो यकीन करा होगा, लेकिन बाद में ऐसी-ऐसी कहानियाँ निकलती थी, इस पे कौन यार थोड़ा भी समझदार इंसान यकीन करेगा? तो पत्नी को साफ समझने में आने लगा कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब जो एक रिश्ता होता है, जो विश्वास और प्रेम पे है, तो उसके बजाय उसमें बेईमानी आने लगी, झूठ आने लगा, फ़रेब आने लगा और जिस विश्वास के सहारे वो आई थी, वही टूटने लगा। तो मतलब जो नींव थी, उसमें वहीं से है ना तक प्रॉब्लम्स आने लगी थी। अब इस बीच ये हुआ कि मेरी माँ भी देख रही थी कि ये बेटे को क्या हो रहा है यार, इतना समझदार, इतना ज़िम्मेदार इंसान ये क्या करने लगा है। लेकिन उसकी अपनी एक मजबूरी थी कि मैं तो दिन में काम चल पे चला जाता था
और मेरी पत्नी के पास और कोई शेयर करने के लिए नहीं रहता था। जब वो माँ के पास शेयर करती थी, तो माँ वो सुन नहीं पाती थी। कहीं न कहीं उसे मेरी साइड लेना पड़ती थी, जिसके लिए वो भी झूठ बोलती या आधा झूठ बोलने लगती। मतलब सिर्फ मेरा ही किरदार नहीं बिगड़ा, मेरे ही कैरेक्टर डिफेक्ट्स उभर के नहीं आए, बल्कि मेरी माँ के कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी उभर के आए कि वो जो सच्चाई की राह पे चलने वाली सीधी-सादी औरत थी, वो भी झूठ बोलने लगी मेरी वजह से। अब यह पत्नी को देखने लगी कि यार अपना शौहर जो है वो तो मतलब खराब काम कर ही रहा है, लेकिन उसकी माँ यानी मेरी सास भी उसकी साइड ले रही है। तो ये लड़की जो अकेलापन महसूस कर रही थी, उसके लिए मेरे भी मन में उसके मन में मेरे लिए भी गुस्सा और मेरी माँ के प्रति भी अविश्वास। मतलब एक अच्छा रिश्ता जो उन दोनों के बीच में तैयार हो रहा था, वो कहीं न कहीं मेरी वजह से खराब होने लगा। तो माँ भी पलटवार करती थी और माँ बोलती थी कि तुम मुझसे झगड़ा करती हो, तुम बड़ी ऊँची आवाज़ में बोलती हो, इसलिए उसको परेशानी है, बेचारा मेहनत करता है, काम करता है इतना, वो घर आए तो उससे प्यार से बात करो, तो वो नहीं पिएगा या कम पिएगा। मतलब मेरी एडिक्शन लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी डाली गई मेरी पत्नी पे और ये सुन के मेरी पत्नी डबल गुस्सा होती थी और पूछती थी कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया क्या? आपने तो झेला होगा आपके हस्बैंड को, लेकिन मैं इस तरह से नहीं करने वाली। मतलब उन दोनों में झगड़े मेरी वजह से और ये जब झगड़ा होता था तो मेरे को अंदर से अच्छा लगता था। ये इस तरह से अच्छा लगता था कि मेरे को बहाने मिलते थे शराब पीने के लिए यार। मैं पत्नी को जाके बोलता था कि ये ऐसा करती तो मेरे को एक जस्टिफिकेशन मिल जाता था कि यार मेरी पत्नी खराब है ना? वो मेरे को समझ के नहीं ले रही है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ। वरना तो मैं घर पे आता, एक क्वार्टर पीता चुपचाप मज़ा आता। तो ये बाहर जाता हूँ, बाहर पीता हूँ क्योंकि पत्नी घर में रोक-टोक करती है और बाहर पीता हूँ इसलिए ज़्यादा पीता हूँ। दरअसल बढ़ती हुई बीमारी थी, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं था। मैंने बाद में कई बार ये मेरी पत्नी पे डालने की कोशिश करी या मेरी परिस्थितियों पे डालने की कोशिश करी कि इनकी वजह से मैं शराबी बन गया, लेकिन वैसा नहीं था। शराबी मैं पहले से ही था, शराब पीने के पहले से ही था और शराब पीने के बाद जो है शराब की मेरी मात्रा भी बढ़ती गई और शराब मैं जितनी बार पीता था वो भी बढ़ गया और जल्द ही ये हो गया कुछ ही सालों में अब बड़ा बेटा हुआ था, वो 3-4 साल का हुआ। मुझे बड़ा गुमान था कि रात को मैं जब भी आता हूँ, वो कितने भी लेट आता हूँ, उसकी नींद मालूम नहीं कहाँ से खुल जाती है। वो आता है, मेरी गोद में आके बैठता है, 2 कौर मेरे हाथ से खाता है, फिर मैं बेड में जाता हूँ, उसको कहानी सुनाता हूँ रोज़ नई। रामायण की क कहानियाँ सुनाई, रामायण खत्म हो गया, फिर महाभारत, महाभारत खत्म हो गया, फिर भारतीय इतिहास हो गया, फिर दुनिया का इतिहास। तो कोई भी कहानी मैंने सालों में रिपीट नहीं करी। तो मुझे इसमें लगता था कि मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, लेकिन वैसा नहीं था। वो देख रहा था कि माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मतलब रिपीट सीन जो मैंने बचपन में देखा था, जिसकी वजह से मेरे मन में डर, कमीपन का एहसास, असुरक्षितता थी, वही मैं अपने बेटे को दे रहा था कि मैं घर में आता था, तो तब या सुबह झगड़ा होता ही था पति-पत्नी में। वो देख के बेटा बेचारा दूसरे कमरे में किसी कोने में छुप जाता था, किताबों में डूब जाता था, कान बंद कर लेता था। मतलब उसकी ग्रोथ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लगा और बचपन से ही उसमें जो स्थायी भाव बन गया, वो डर का और वही सब बातें कि मेरे को मेरी माँ का ख़्याल रखना है और पिता के प्रति जो एक सुरक्षितता की भावना होती है, वो उसमें नहीं रही। तो मतलब घर में सतत डर, संशय और असुरक्षितता का माहौल मैंने बना दिया। ये कब तक चलता दोस्तों? मतलब ये जो मेरा अच्छा सिर्फ़ शराब की बात नहीं थी, ये झगड़ों-वगड़ों की बात नहीं थी। कई सारे मेरे आदर्श थे कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये मैं ज़रूर करूँगा और ये किसी हाल में नहीं करूँगा। उसी में से एक बात थी कि मैं शादी के बाहर कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा किसी दूसरी लड़की के साथ। मेरे को पीने में ही मज़ा आता था, लेकिन तब मुंबई में डांस बार चलते हैं, छम-छम बोलते थे कि छम-छम का बहुत ज़ोर है और मेरे सारे दोस्त जा रहे थे, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन नहीं था वहाँ पे दरअसल। मैं किसी एक कंपनी में काम करता था, उसके साथ में क्लाइंट्स भी आउट ऑफ इंडिया से आते थे, तो उनको भी देखना रहता था कि क्या है यार। तो मेरे को याद है कि मेरे बाकी के दोस्त उनके बहाने चले जाते थे, लेकिन मुझे वहाँ जाने का पहले-पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट बाद में 2-3 बार मैं गया वहाँ पे। आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नीतिवान था इसलिए मैंने वहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा खराब चीज़ें नहीं करी। मेरे को शराब में ही इतना मज़ा आता था कि वहाँ पे जाके पैसे बर्बाद कौन करे यार? तो उन चीज़ों में वैसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं था लेकिन इतना याद है कि 2-4 बार ऐसी गलत जगहों पे गया हूँ मैं और तब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी इंदौर में, मैं मुंबई में था।
मतलब यार, मेरा बेटा उसकी पेट में पल रहा है और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये अदरवाइज जो मेरी नीतियाँ थी, मेरे जो आदर्श थे, उनमें कहीं न कहीं, कहीं भी बैठने वाले नहीं थे और वो काम मैं कहीं न कहीं वो लाइन छोड़ के जा रहा था। तो ये सब बातें जो हैं, वो एक पति के तौर पे, एक बाप के तौर पे, एक बेटे के तौर पे जो है, मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ कहीं भी निभा नहीं रहा था। स्कूल की बातें आती थी, तो वही आती थी कि मतलब बेईमानी इस तरह से आती थी कि पैसे ला रहा हूँ, मैं बोलता था कि पूरा का पूरा चेक मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, जॉइंट अकाउंट है, वही जाके बैंक में भरती है और मैं उससे पैसे लेता हूँ खर्च करने के लिए, ये सब दिखावा। दरअसल बाद में मैं ये करता था कि अरे ये काम निकला है, मेरे को ₹500 चाहिए, अरे वो मुसीबत में आ गया, मेरे को ₹1000 उसको देने हैं यार, ये करने हैं, तो झूठ बोल के मैं घर का पैसा जो है अपनी इमेज बढ़ाते हुए निकाल लेता था और दारू पे खर्च कर रहा था। और इसका सफ़र कहाँ पे होता था कि राशन है महीने का, आखिरी दिन है और खाने को ही कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें लाना है, वो चीज़ें लाना है, कहीं से एडजस्ट कर लेती थी पत्नी। बेटे की फ़ी मेरे को याद नहीं है, हमेशा लास्ट प्रेफ़रेंस रहती थी मेरी, कि जब परीक्षाएँ पास में आ रही हैं, तब पैसे जुटा के भर रहा हूँ क्योंकि पहले के जो पैसे आए थे, वो शराब पे खर्च कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं से कहीं तक मैंने नहीं दी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ सिर्फ़ कि ये मेरी बात है, बाकियों का नहीं है जो फाइनेंशियली सिक्योर करते होंगे। बट आर्थिक जो परिवार की स्थिति है, उस पे कितना असर पड़ता है, ये किसी शराबी को मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शराब का मैं देखता था, हिसाब लगाता था कि यार कल ₹5000 थे, आज सुबह जेब में ₹1000 कैसे? क्योंकि 4000 की तो दारू नहीं पी। लेकिन दारू के साथ में जो ग्रैंडियोसिटी आती थी मेरी, कैसे पैसे खर्च हो जाते थे मालूम ही नहीं, मतलब ऐसी टैक्सी कर लो, रिक्शा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, घर जा रहे हैं तो ये भी एक दिखावा कि घर जा रहा हूँ आज, तो पत्नी के लिए कुछ ये लेके जाता हूँ, फूल लेके जाता हूँ या गिफ्ट लेके जाता हूँ, बेटे के लिए किताबें लेके जाता हूँ, मतलब फालतू के खर्चे जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम है घर जाके झगड़े होंगे तो उनका दिल बहलाने के लिए ये तरीके। मतलब सब उल्टा-पुल्टा, ना फाइनेंशियल, ना कुछ सोशल की बात करूँ अगर, तो धीरे-धीरे ये होने लगा कि मैं कहीं पे भी पत्नी के साथ या माँ के साथ जाना टालने लगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो रिश्तेदार थे, वहाँ पे व्रत हो, त्योहार हो, शादी हो, कोई भी विधि हो, वहाँ पे शराब बिल्कुल नहीं होती और जहाँ पे शराब नहीं है, वहाँ पे मैं जाऊँगा नहीं। तो मेरे रिश्तेदार असल में देखा जाए तो, लेकिन उनके यहाँ जा रही है मेरी पत्नी और जाके वहाँ पे झूठ बोल रही है कि नहीं, अनिरुद्ध को काम आया ना कुछ, तो इसलिए वो नहीं आ पाया। तो ये कहीं पे भी एक फैमिली के तौर पे फंक्शंस में नहीं जाना, उनको घुमाने जाना है, तो भी वहाँ पे मेरे को शराब होना, पत्नी बोलती थी कि बेटे का बर्थडे है, कम से कम आज शराब मत पियो। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था यार, उनका तो क्या है, ब बच्चों को बुलाएँगे 9 साढ़े 9 बजे तक, केक काटेंगे, खाना हो जाएगा, सब हो जाएगा और उसके बाद तो अपन पी सकते थे, लेकिन पत्नी कहती कि नहीं यार, ये आज उसका दिन है, आज के दिन तो रुक जाओ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन मैं नहीं रुकता था, मैं छुप के पी के आता था। बच्चे आते थे तो उनके सामने पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो चले गए और बेटा सो गया तो हम में झगड़ा ज़रूर होता था और वो झगड़ा सुन के कई बार बेटा उठ बैठता था। मतलब छोटी-छोटी जो मेरे से एक्सपेक्टेशन थी फैमिली की, वो मैं पूरी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी चाहतें उनसे पूरी थी या जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा थी कि मैं कैसा भी व्यवहार करूँ, मेरे से आप इज़्ज़त करो, मेरे से प्रेम से पेश आओ, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपने मानना चाहिए और शराब के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वो ये चीज़ें अगर करोगे तो आप मेरे दुश्मन। तो सचमुच मैं पत्नी को दुश्मन मानने लगा, या मेरा भाई हो या मेरी माँ हो, तो वो भी बोलते थे तो उनसे झगड़ा करने लगा। ये कितनी देर चलता है यार, कितने साल चलता, बहुत साल चला। लगभग 11 साल चला कि मेरा परिवार ये सब सहते आया और इस बीच में मेरे को याद नहीं कि एक शांति संतुष्टि भरा जीवन चल रहा है। कुछ 4-8 दिन जाते थे, उसके बाद फिर से वही दौर। तो मतलब ये जो शांति या संतुष्टि के दिन थे, वो बीच में कभी-कभी गिन के आते हैं। मेरे को लगता है नॉर्मल फैमिलीज़ में एक शांति से, एक अपनी गति से, एक अपने नॉर्मल तरीके से जीवन चलता है और बीच-बीच में कभी ये अशांति वाला पीरियड आता है। लेकिन मेरे घर में ये बिल्कुल उल्टा हो रहा था कि बीच-बीच में कभी 2-4 दिन शांति भरे आते थे। तो सारी खुशियाँ, व्रत त्योहार हो, मैंने पी के आना, बिगाड़ देना, मतलब घर में खुशी आने का एक, जिसको प्योर खुशी कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है यार, वो जो है, वो मैंने रास्ते बंद कर दिए थे उसके और फिर पीना इतना बढ़ गया तो मैंने काम की जगह पे झूठ बोलना, फ़ोन नहीं लेना, पत्नी को बोलना कि तुम ये बोल दो, ये तो सब मामूली चीज़ें हो गई थी। दरअसल जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ-साथ मैं सारे लोगों के स्वभाव, सारे लोगों के किरदार बिगाड़ रहा था। जो ये थे पहले, एक
अच्छी लाइफ के लिए आशा रखने वाले, एक एक दूसरे पे भरोसा करने वाले, सच बोलने वाले, ईमानदारी से चलने वाले जो लोग थे, एक दूसरे को स्पेस देने वाले जो लोग थे, ये इससे उल्टे हो गए और मैं शराब की सोचता था हमेशा कि यार मेरे को शराब का अगला मौका कैसा मिलेगा? मौका मिलेगा तब ये लोग शायद विरोध कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कैसे जुगाड़ करूँ? पैसे का जुगाड़, बहाने का जुगाड़, जगह का जुगाड़, पी के आके अगर पकड़ा गया तो क्या करना है उसका जुगाड़। ये मैं कंटिन्यूअसली सोच रहा था और मेरे घर वाले वही लेकिन उल्टी दिशा से सोच रहे थे कि इसको शराब पीने कैसे नहीं देना? गए हैं अगर कहीं पे तो कैसे इस पे नज़र रखना? कैसे इसको पैसा है इस पे ये कंट्रोल करना? कैसे अगर ये पी के आता है तो इसकी कैसी खबर लेना? तो ये सब बातें दोनों भी शराब के बारे मतलब मैं शराब के बारे में सोच रहा हूँ, वो मेरे बारे में और मेरी शराब के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बाद में मेरे को ये पता चला कि ये एक पारिवारिक बीमारी है। पिता एक जन है लेकिन उससे उसके आस-पास के 40 लोग ऐसा कहते हैं कि 40 लोग प्रभावित होते हैं और बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। 2011 में तब तक कोई भी शराब का मैंने कभी बोला ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरे को प्रॉब्लम है। 2011 में पहली बार मेरे लीवर में दर्द हुआ तो मैं रिहैब सेंटर में गया। वहाँ पे गया लेकिन 4 दिन में उन्होंने गोलियाँ दी, खाना अच्छा लगने लगा, वो लीवर का दर्द बंद हुआ तो मैं पछताने लगा कि कहाँ यार इन बेवड़ों के बीच में आ गया। क्योंकि तब तक मेरा एक अच्छा खासा करियर था, प्रॉब्लम थी, शराब बढ़ गई थी लेकिन किसी ने बोला नहीं था कि शराब को हाथ ही नहीं मत लगाना, छोड़ ही मत देना। घरवाले बोलते थे कि यार कंट्रोल करना, थोड़ा कंट्रोल से पी, नॉर्मल पी। इतना मत पी, इतना पी, तो वो भी कंट्रोल ड्रिंकिंग की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरे को पहली बार बताया कि ये फैमिली डिजीज़ है, ये मतलब ये फिज़िकल है, मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, उसी तरह फैमिली भी है। तो फैमिली डिजीज़ है, साथ में ही उन्होंने कहा था कि अनिरुद्ध एक बात याद रखना कि तुम भी जवान हो, तुम्हारी पत्नी भी जवान है और शराबी की पत्नी को अक्सर लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और मैंने तो वो बात मतलब कान में डाली ही नहीं, मैंने कहा मेरी पत्नी स्ट्रॉन्ग औरत है और वो देख लेगी। मतलब ये कि एक सुरक्षित अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को या अपने समाज घर के किसी भी सदस्य को रखने की जो एक बेसिक ज़िम्मेदारी हर कोई समझता है। मेरे को लगता है कि जो बहुत सड़क पे भी रहते हुए लोग मैंने देखे हैं क्योंकि मेरे को भी सड़क पे आना पड़ा था। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि एक भिखारी का परिवार था सामने और उसमें भी वो जो बाप था वो बहुत प्यार से रख रहा था उसकी पत्नी को और 2-3 बच्चों को। तो ये किसी को भी जो बेसिकली समझ में आती है वो भी मेरे दिमाग में घुस नहीं रही थी। इतना मैं शराब का आदी हो गया था और ऐसे बंदे के साथ कौन कब तक निभा करेगा। वहां पे रियाद में बोला था एज येट, अब तक जो बचा है बचा ले अनिरुद्ध, अगर अब तक नहीं रुका तो बर्बादियां ऐसी होंगी कि देखना मत, पूछना मत। मेरे को लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, अब समझ गया हूँ चीज़ें, अब बाहर जाके कंट्रोल तरीके से पीऊँगा। 1 डेढ़ साल के अंदर सब कुछ मेरे साथ हो गया, काम चला गया, पत्नी बच्चों को छोड़ के चली गई, माँ ने बोल दिया भाई के घर में थी, मेरा घर तो चला ही गया था, किराए का ही था, कि यहाँ पे नहीं रह सकते तुम, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यहाँ से चला जा। मतलब एक माँ पे क्या गुज़रती होगी, जब अपने बेटे को ही वो बोल रहे कि तू कहीं पे भी चला जा लेकिन यहाँ पे मुँह मत दिखा। ये नौबत किसने लाई यार? वो माँ जिसने बहुत सपने देखे थे, जिसको पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा नाम करेगा, ये प्रॉब्लम्स में से हमको बाहर निकालेगा, उसी पे ये नौबत मैंने कितनी ही बार वो मेरे को हॉस्पिटल में ले गई है यार। मतलब उसको कैंसर हुआ था, बाद में हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लंग्स की प्रॉब्लम हुई और उसके हर हॉस्पिटलाइज़ेशन के वक़्त मैं हाज़िर रहने की कोशिश करता था, नाइट ड्यूटी पे। क्योंकि तब मेरे पे नज़र रखने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ पे बेड पे है, मैं वहीं पे उसी कमरे में दारू पी रहा हूँ या बाजू के बार में से पी के आ रहा हूँ। मतलब घर में कुछ भी हो, खुशी का माहौल हो, मर्ग हो, कोई मर रहा हो, कोई कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई लेन-देन नहीं। बाद में कहावत सुनी एए में, आग लगे बस्ती में, बेवड़ा अपनी मस्ती में। तो ये सब सच्चाइयाँ मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताई। मेरे को आखिरी में एक इसमें बताना चाहूँगा 2 बातें कि वो छोड़ के चले गए जब, तब तो मेरे को लगना चाहिए कि यार मेरी पत्नी छोड़ के जा रही है, लव मैरिज था हमारा, 2 बच्चे हैं, उनको लेके जा रही है, लेकिन मैंने बोला कि तू चला जा, तेरी चली जा, तेरे जैसी 100 आ जाएँगी। मतलब इतना एंटी सोशल, इतना एंटी फैमिली और कोई भी गम पछतावा नहीं। और मैंने अपने बेटे को जब जो कि तब 12-13 साल का होगा, उसको मैंने ईमेल लिखा और बड़ा एकदम भारी भरकम कि ऐसा जीवन में होता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है,
इनडायरेक्टली उसकी माँ पे डालने की कोशिश करी, लेकिन तू हारना मत, घबराना मत, ये तेरे को सीखने के मौके हैं और मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं तो दूसरी शादी करूंगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बरकरार रहेगा। ये बाप 12-13 साल के बेटे को लिख रहा है। ऐसी कई सारी चीजें हुई, मेरी पत्नी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे बड़े बेटे ने उससे पूछा कि बाबा ने तो बोल दिया है कि वो दूसरी शादी करेगा, तुम भी दूसरी शादी करने वाली हो? मतलब क्या वो सोच रहा होगा, क्या-क्या गुजरती होंगी उस पे, मतलब पत्नी की तो रातें मैंने कितनी ही बार, कितने ही सालों में खराब की होगी, लेकिन उस छोटे से बेटे को मैंने वही दर्द दिया जो मेरे पिताजी ने मेरे को दिया था और उनको उनके पिताजी ने दिया था। मैं हमारे खानदान का तीसरी पीढ़ी का शराबी हूँ। बाद में मुझे रिहैब और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद लोगों से पता चला कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो दर्द दे रहा था मेरे बच्चों को, उसमें उनकी पर्सनैलिटी भी कहीं न कहीं विकृत हो रही थी, बिगड़ रही थी। जिसके कारण वो भी एडिक्शन की ओर जा सकते हैं। एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल का होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं। अल्कोहल हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है, सेक्स हो सकता है, बिगड़ा हुआ बिहेवियर हो सकता है, पैरानोइया हो सकता है, कई डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जायटी हो सकती है। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। मैं जब रिहैब्स में पहुँचा और मैंने पूछा कि क्या कोई तरीका नहीं है? क्योंकि रिहैब में जाता था तो वो बोलते थे, सवाल देते, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में अनमैनेजेबिलिटी को लेके सवाल ये होता था जो आज का हमारा टॉपिक है कि इफ व्हाट हाउ अल्कोहलिज्म हैज़ अफेक्टेड माय फैमिली। वहाँ पे जब लिखता था तो आँखों से आँसू आते थे और लगता था कि ये क्या कर दिया मैंने अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्चों के साथ यार। लेकिन रिहैब से बाहर निकलते ही ये जो अंदर एक बहुत स्वच्छ विचार करने वाला अनिरुद्ध जो आता था, वो रिहैब के बाहर आते ही फिर से मालूम नहीं उस शराब में क्या ताकत थी कि वो मेरे को शराब में ताकत नहीं थी, मेरा दिमाग उसमें जो ऑब्सेशन था कि शराब के यार इस बार वो मतलब हठ टूट नहीं रहा था, वो जो डिनायल था। मेरे को बोला गया था कि पहले घूंट से दूर रहना है यार, तेरे को लगता है चौथा पेग डैमेज करता है, छठवां पेग डैमेज करता है, वहाँ से गड़बड़ हो जाती है, नहीं, पहले घूंट से वो फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने बोला था वहाँ पे, मेरे को आज भी याद है, रिहैब में बोला था कि ये तराजू का पलड़ा मान लो कि एक पलड़े में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सोसाइटल सोसाइटल प्रेस्टीज, वो सब है और दूसरे पलड़े में शराब है, तुम क्या चुन रहे हो? तो मेरे को मेरी फैमिली की नहीं पड़ी रहती थी यार, मैं शराब को चुन लेता था। डिवोर्स हमारा होना ही था, 6 महीने दिए थे कोर्ट ने कि 6 महीने में अगर आप आपसी तरह से सुलझा लेते हो तो ठीक, वरना 6 महीने बाद वापस आइए और हम मोहर लगा देंगे। ये इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, तब भी मेरा पीना जारी था, लेकिन मेरी पत्नी को कहीं न कहीं लग रहा था कि बेटों को प्यार है मेरे लिए, उसके भी मन में होगा, मेरे को नहीं मालूम। बट आखिरी दिन जो है, वो डिवोर्स वापस लिया गया और उसके बाद भी सवा साल तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, 2 महीने सोबर रहा, उसके बाद भी सवा साल तक मेरा पीना जारी रहा। मतलब फैमिली को जो डैमेज है, वो जारी रहा। अब तक मेरा छोटा बेटा भी बड़ा हो गया था और वो जो था वो प्रीमैच्योर हुआ था, तो 2 सवा 2 महीने उसका जो है वो हॉस्पिटल में रहा था और बाहर आया था और उसको ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत थी, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत थी, जो ज़्यादातर टाइम मेरी पत्नी ने करी। ऐसा नहीं था कि मेरे को प्यार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन मैं हाज़िर नहीं था और बाद में तो 3 साढ़े 3 साल में उसके साथ में ही नहीं था, तो वो अपने नाना जी जिनको पापा बोलते थे सब, उनको मानता था कि ये मेरे पिताजी हैं। मेरी जगह पे उनको। तो अब मेरे बेटे मेरा बता दिया मैंने कि क्या असर होता होगा, मेरे बड़े बेटे का बता दिया, तो छोटे बेटे का और क्या बताऊँ, उसमें और सीवियर था। इस चीज़ को रोकना था अगर, तो मैं तो रुक ही नहीं सकता था यार, सबने घरवालों ने भी मान लिया था कि ये पी-पी के मर जाएगा और मेरे को भी वही चाहिए था। वो ए नहीं होता, लोग बोलते हैं कि ये शराब छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, शराब से दूरी रहने का मतलब आपने दूरी बना ली है, तो उसके बाद वो बनाए रखने का कार्यक्रम है। लेकिन मेरे लिए तो शराब से दूर रहने की, पूरी तरह से पहले घूंट से दूर रहने की इच्छा भी ए और एए के मेंबर्स ने ही जगाई है। ये मेरे लिए सच है बॉस। क्योंकि मैं देख रहा था कि परिवार बस रहे थे फिर से, बहुत खुशी भरे बच्चों को देखता था, मेरे ए फेलो मेंबर्स की पत्नियों को देखता था, उसका कहीं न कहीं असर हो रहा था। मेरी पत्नी एल-एल-ऑन में रेगुलरली जा रही थी, उसका मेरे पे असर हो रहा था और वो ईश्वरीय कृपा होती है कहते हैं, जिससे मैं भी सोब्राइटी में आ गया और ये कार्यक्रम था जिसने मेरे को बताया कि ये पारिवारिक बीमारी कैसे है
और इसको अगर तुमको कुछ कर सकते हो तो तुमको पहली बात तो शराब के पहले घूंट से दूर रहना होगा। दूसरी बात, शराब की घूंट से दूर रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ पे मीटिंग में आना होगा, मीटिंग में आके स्पॉन्सर लेना होगा, स्पॉन्सर के साथ ये 12 कदमों का कार्यक्रम करना होगा, क्योंकि पहले कदम में सिर्फ शराब है, बाकी के 11 कदमों में शराब नहीं है। तो ये पर्सनालिटी जो मेरी बन गई थी, ये जो मेरी सोच है, ये जो मैं कहीं न कहीं क्या सही है और क्या गलत है इसमें फैसला नहीं कर पाता हूँ, इसका इलाज किया जा सकता है फिजिकल एलर्जी तो आखिर तक मेरे मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। तो ये सब मैं मीटिंग में आने लगा, कहीं न कहीं आपसे सीखने लगा, समझने लगा, वो जीवन में इम्प्लीमेंट करने लगा और मेरे को समझ में आया कि मैं इस घर को चला नहीं सकता हूँ, मेरे पीछे ये कब तक घसीटे जाएँगे, कहीं न कहीं हम्बलनेस का पाठ जो है, वो मैंने एए में पढ़ा। मैं लेने वाला नहीं रहूँ, कितने साल मैं फैमिली से लेते रहा हूँ यार, अब देने वाला बनूँ। तो वो मेरे को बताया कि 4 जन हैं फैमिली में तो तू 1/4 हिस्सा है और अब तूने बहुत उनको तकलीफ दी है, बहुत पीड़ा दी है, बहुत प्रॉब्लम्स इन्होंने सहे हैं, तो फिर भी ये तेरे साथ में है तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रख, आभार रख और जो इनका समय तूने चुराया है, जो तूने इनके इतने सालों के सपने जो हैं, वो नष्ट कर दिए हैं, जो तूने इन पे दिलो-दिमाग पे, सोच पे असर करा है, वो सब तो तू दूर नहीं कर सकता। लेकिन आज के दिन उन्होंने कहा कि लिविंग अमेंड्स, सोब्राइटी में रहना यानी सिर्फ शराब से दूर रहना नहीं है, बल्कि परिवार के साथ मेरा एटीट्यूड बदला, मेरी सोच बदली, कहीं न कहीं मैं समझ गया कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इनके लिए हूँ यार। और उस सोच से एक-एक दिन करके मैंने जब ये करना चालू किया, एक ज़िम्मेदार बन गया, एक जो बच्चा था, बालक था, है ना, बचकानापन गया नहीं था। वहाँ से कहीं न कहीं मैं असल मायने में मर्दानगी के मायने पहले अलग थे, आज अलग है। आज मैं एक ज़िम्मेदार, एक प्रेम करने वाला, एक सबको जितना हो सके साथ में लेके चलने वाला, अगर किसी चीज़ में मेरे को पीछे हटना पड़ता है तो हट जाता हूँ और मेरे को इसमें आनंद है यार कि मैं आज ये लोग आज भी मेरे साथ में हैं और मैं इनके किसी काम का हूँ। मेरे को ये फ्रेज़ भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही नहीं सिखाई कि एक उपयोगी जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, तो उपयोगी जीवन की शुरुआत मेरे घर से होती है। मेरे को बहुत पहले बताया था कि रिकवरी की शुरुआत घर से होती है। तो आज मैं माँ तो मेरी गुज़र गई अभी 4-5 महीने हुए हैं। माँ गुज़र गई, वो नहीं रही लेकिन उसके लिए अंत में आखिर ये सुख की बात थी कि उसने ये बात कही है मुझसे कि तू शराब नहीं पी रहा है और घर में इतना अच्छा माहौल है कि अब मैं अगर मर जाती हूँ, तो मुझे कोई दुःख नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी से मर सकती हूँ। तो वो जो उसने सालों से घर में नहीं देखा था, एक शांति भरा, एक सुखी, एक बहुत संतुष्टि भरा, एक भरा पूरा असल म जिनके चेहरे पर एक नेचुरल हँसी है, ऐसे परिवार में मैं रह रहा हूँ, तो ये उसने देखा था जो हमारी 3 पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखा है। मेरे बच्चे आगे के चल के किसी एडिक्शन में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये मेरे को नहीं मालूम लेकिन मेरे को यहाँ पे बोला गया था कि ब्रेक द चेन। वो चेन तो कहीं न कहीं उस उच्च शक्ति की कृपा से आप लोगों के सहयोग से इन 12 कदमों के मेरे स्पॉन्सर ने जिस तरह से मेरे को मार्गदर्शन किया और जिस तरह से मेरी इतनी करतूतों के बाद भी मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, आज मेरे पे भरोसा करती है, आज वही प्रेम, वही इज़्ज़त देती है। तो ये सब जो मेरे को एक भरा पूरा जीवन बाहर भी और अंदर भी मेरे मन में देती है, मेरे को शराब की याद नहीं आती है। मेरे को शराब पीने की इच्छा नहीं होती है और आज के दिन मैं सोबर रह के एक उपयोगी जीवन जीने की कोशिश करता हूँ और जैसे मेरे को बोला गया था कि रिकवरी की शुरुआत घर से होगी, ये याद रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने रुकना चाहिए क्योंकि ये एल-एन-ओन शेयरिंग आप सुनना चाहेंगे, सो कहीं पे मैंने लाइन क्रॉस कर दी हो, कुछ गलत बोला होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों ने इतनी शांति से सुन लिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। पिंक सिटी ऑनलाइन मीटिंग का वन्स अगेन थैंक यू सो मच।